मनोज नंदिनी की लाश के पास बैठा रो रहा था। भीड़ में खड़ी एक औरत जिसका नाम सोनाक्षी था, वो मनोज को रोता देखकर न जाने क्यों खुश हो रही थी। रात को वो अपने घर पर बैठा था, तभी धीरे से दरवाजा खुला। सोनाक्षी ने मनोज के कंधे पर हाथ फेरते हुए कहा, मनोज, खुद को अकेला मत समझो। भाभी आप क्या कह रही हैं? रवि मेरे भाई जैसा है। उसने मनोज के गाल पर हाथ फेरा, लेकिन मनोज ने उसे धक्का देते हुए खुद से दूर कर दिया। रवि तो सो गया था, लेकिन सोनाक्षी को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी उसने देखा कि खिड़की पर किसी ने नॉक किया है। उसने उठकर देखा तो खिड़की पर मनोज खड़ा मुस्कुरा रहा था। सोनाक्षी ने आगे बढ़कर मनोज का हाथ पकड़ लिया और दोनों साथ साथ चलने लगे। तभी सोनाक्षी की नजर जमीन पर आगे चल रही उनकी परछाई पर पड़ी। उसने देखा कि उसकी बराबर में चल रहा शख्स काफी लंबा है। सर, जितनी भी लड़कियां मारी गई हैं, अलग अलग जगह और अलग अलग इलाकों की थी। अगली रात शहर की एक लड़की जिसका नाम मंजू था। तुम बस ये बताओ कब निकलना है? बस तो ठीक है। उन दोनों ने चौंकते हुए एक साथ सामने की तरफ देखा तो वो काल पुरुष नजर आया। ये तो हमारी एक पुलिस कर्मचारी है। हमने सभी मरने वाली लड़कियों की लिस्ट बनाई और सभी का बैकग्राउंड चेक किया तो पाया कि जितनी भी औरतें मारी जा रही है वो अपने प्रेमियों या पतियों को धोखा दे रही थी या उनको परेशान कर रखी थी। वरना मम्मी हमेशा मुझे घर का ही काम बताती रहती हैं। मैं ये घर गृहस्थी संभालने जैसी बड़ी जिम्मेदारी में नहीं फंसना चाहती। ये कहकर वो अपना सामान पैक करने लगी और मैं बैठा हुआ मानो सदमे में चला गया था। उसने अपने कपड़ों के साथ तिजोरी में रखे सभी जेवर भी रख लिए थे। मैं बस बैठा हुआ आंसू बहाते हुए उसे देख रहा था। वो बैग लेकर घर से निकल गई। रो क्यों रहा है बेटा? जब गुस्सा शांत हो जाएगा तो वापस आ जाएगी। चल, मैं तुझे खाना खिलाती हूँ। अगले दिन मैंने उसे कॉल की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। और फिर ठीक 1 महीने बाद ही मुझे पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। उसने मुझ पर केस फाइल किया कि मैं और मेरे मम्मी पापा उसे जान से मार देना चाहते हैं और वो अपनी जान बचाकर मेरे घर से भागी थी। मेरे घर से सब कुछ लूटने के बाद भी उसने मुझे डाइवोर्स देने और केस वापस लेने के लिए 30 लाख रुपए एलिमनी की डिमांड रखी। मैंने उसे डिवोर्स देने से मना कर दिया और केस लड़ना शुरू किया। 2 साल केस चलते हुए हो गए थे। वो आने को तैयार नहीं थी। कोर्ट के चक्कर लगा लगा कर मैं थक गया था। हमारे घर के पास ये गांव था। उस गांव के जंगल में एक गुफा थी जिसको मौत की गुफा कहा जाता था। मैं बिना रुके आगे बढ़ता रहा और घने जंगलों के अंदर होते हुए मैं बेझिझक उसके अंदर चला गया। वहां कदम कदम पर मानव कंकाल के अंश पड़े हुए थे। काफी देर चलने के बाद जब मैं थक गया तो धड़ाम से जमीन पर गिर गया। कुछ देर बाद मुझे नींद आ गई। वहां रातों को मुझे डरावनी आवाजें सुनाई देती थी। कई तरह के मच्छर और कीड़े वहां घूमते थे। लेकिन जब जान जाने का डर दिल से निकल जाए तो और कोई डर हम पर हावी नहीं हो सकता। कई दिनों तक मैं भूखा प्यासा उसी गुफा में पड़ा रहा और एक दिन जब मैं सो रहा था तो एक तरफ से कई बिच्छुओं की फौज मेरी तरफ आई। वो मेरे करीब आ रहे थे। तभी ओम भट्ट स्वाहा। वो एक तांत्रिका थी। उसने अपनी मुट्ठी से न जाने कैसी भस्म निकाली और जमीन पर फेंकी। उसके गिरते ही बिच्छू जिस तरफ से आए थे वहीं वापस चले गए। वो मेरी तरफ हैरानी से देख रही थी। तुझे मरने का शौक है जो यहाँ खुद चला आया, जहाँ मैं लोगों को बहला फुसला कर लाती हूँ। हाँ, मुझे मरने का शौक है, नहीं जीना मुझे। ये सुनकर वो तांत्रिका हैरान भी हुई और खुश भी। उस तांत्रिका ने मुझे योग मुद्रा में बैठने को कहा और फिर मेरे दोनों हाथों में नींबू रखकर बड़े महामंत्र का जाप करने लगी। वो मुझे लेकर अब रोजाना कोई क्रिया करती। रोजाना मुझे मांस मछली खाने को परोसती और मैं भी बड़ी बेसब्री से खाता। आखिरकार मुझे मरना ही तो है, तो जो खाना सामने है उसे क्यों ठुकराऊं? मैं खाता था, वो खुश होती थी। एक दिन उसने मुझे टीले पर लिटाया। उसने हवा में चाकू उठाया। कालदेव, मेरी बलि स्वीकार कीजिए।
और मुझे हमेशा के लिए अमर कर दीजिए। ये कहकर वो चिल्लाई। मैंने मेरी आंखें बंद कर ली और उसने खच से मेरे सीने में चाकू मारकर मेरी बलि चढ़ा दी। जब मेरी आंख खुली तो मैं हैरान था। अरे मैं तो मर गया था, फिर मैं जिंदा कैसे हूँ? मैंने उठकर वापस टीले की तरफ देखा तो मेरी हैरानी और बढ़ गई। मैंने देखा कि मेरा शरीर तो अभी भी टीले पर ही पड़ा है। मतलब मेरी आत्मा अब मेरे शरीर से बाहर है। वो तांत्रिका अभी भी मेरे सामने ही थी। ये क्या? तुमने तो मुझे मार दिया था। मेरी आत्मा को तो अब ये दुनिया छोड़ देनी चाहिए थी। मुझे अमर होने के लिए 51 नर बलि देनी थी और तू 51वां नर ही था। मैंने तेरी बलि दे दी थी, लेकिन उसके ठीक बाद मुझे कालदेव की आवाज सुनाई दी। तुम अमर हो चुकी हो, लेकिन अब हर सप्ताह तुमको अपनी शक्ति बढ़ाने और उम्र लंबी करने के लिए एक नर बलि चढ़ानी होगी। ये क्या काल देवता, ये कैसा सौदा है? मैं हर सप्ताह कैसे बलि चढ़ाऊंगी? सब हो जाएगा, तुमको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वो बलियां चढ़ाएगा काल पुरुष। मुझे अब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कहना चाहती हो। आज रात ठीक 12 बजे तुम्हारी आत्मा काल पुरुष बन जाएगी और तुम्हारा काम होगा हर सप्ताह किसी इंसान को मारना, उसका खून करना। जितने इंसानों की तुम बलि लोगे, मेरी शक्ति बढ़ेगी और उम्र लंबी होगी। मैं अब हैरान था कि अब मेरी आत्मा हमेशा के लिए भटकती रहेगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मुझे काल पुरुष बनना ही है तो क्यों ना उन औरतों और लड़कियों के लिए बनूं जो मुझ जैसे लड़कों को बर्बाद कर देती है, इस कगार पर ले आती है जहां हमें अपने साथ कुछ गलत कर लेने का ही रास्ता दिखाई देता है। तभी से मैं काल पुरुष बना और हर उस लड़की को खत्म करने लगा जो अपने पति या अपने प्रेमी को धोखा देती है। यह सुनकर इंस्पेक्टर शिंदे हैरान रह गया, लेकिन तभी वहां छिपा एक अघोरी भी मंत्र पढ़ते हुए सामने आ गया। ओम भट स्वाहा! और अघोरी ने काल पुरुष के गले में एक माला डाल दी। ये क्या? ये अघोरी कहां से आ गया? तुमने तो कहा था कि तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता था। सभी मर्डर्स की मेडिकल रिपोर्ट्स में यह पाया गया कि मरने वालों के शरीर पर कहीं न कहीं रस्सियों के निशान थे। ये नोटिस कर हम वापस उन जगहों पर गए जहां जहां तुमने खून किए थे। उनमें से सब जगहों पर हमें रस्सी तो बरामद नहीं हुई, लेकिन वहां आसपास लंबी जटाओं वाले पेड़ बहुत थे। ये केस तो और भी उलझ गया है। भला कोई खूनी पेड़ों की जटाओं के जरिए खून कैसे कर सकता है? क्या ये जटाएं उसके नियंत्रण में थी? इन जटाओं पर उसका पूर्ण रूप से नियंत्रण है दरोगा बाबू। इतने खून देखने के बाद भी आपको समझ नहीं आया कि ये किसी इंसान का काम नहीं है? तो क्या कहना चाहते हैं आप? वो किसी भूत का काम है? आप बाबा लोगों को हर घटना भूत प्रेतों से जुड़ी हुई दिखाई देती है। हम कोई ढोंगी बाबा नहीं, दुनिया हमें अघोरी के नाम से जानती है। अगर हमारी बात सच निकली तो अगला खून जिसका भी होगा उसके जिम्मेदार आप ही होंगे। ठीक है, हम उसे पकड़ने का प्लान कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ ही रहना। मैं आपको दिखा दूंगा कि वो कोई भूत नहीं बल्कि सीरियल किलर है। ये सुनकर काल पुरुष उस माला को गले से निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन नाकाम रहा। अघोरी की शक्ति भी कुछ कम नहीं थी। वो काल पुरुष को वश में करने का प्रयत्न कर रहा था। काल पुरुष उड़ना चाहता था, लेकिन उसके पैरों को अघोरी ने अपनी मंत्र शक्ति से बांधित कर दिया था। तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन कानून को हाथ में लेने का हक किसी को भी नहीं है। कैसा कानून जो लड़कों के मरने के बाद ही मानता है कि उनके साथ गलत हुआ? जो सिर्फ किसी लड़की के झूठे आंसू देखकर बिना सबूत किसी शरीफ लड़के के हाथों में हथकड़ी लगा देता है। अघोरी ने मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया। फिर उस अघोरी ने एक मटकी खोली। उसके बाद काल पुरुष धुआं बनकर उसके अंदर समा गया। काल पुरुष इसके अंदर कैद है। इस मटकी को ऐसी जगह दफन कर देना जहां कोई न पहुंच सके। शुक्रिया बाबा, आप सही थे।
इंस्पेक्टर शिंदे ने उस मटकी को जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे दफन कर दिया। उसके बाद शहर में महिलाओं की मौतें होना बंद हो गई। सर, काल पुरुष के जाने से लड़कियों का मरना तो खत्म हो गया, लेकिन पुरुष आए दिन मर रहे हैं। किसी को उसकी बीवी अपने आशिक के साथ मिलकर मार रही है, तो कोई बीवी की बेवफाई से खुद ही मारा जा रहा है। क्या करें, हम सिस्टम तो नहीं बदल सकते ना। तभी एक दिन ऐसा केस सामने आया जिसने पूरे भारत को हिला दिया। एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर सौरभ को उसकी बीवी मुस्कान ने अपने आशिक साहिल के साथ मिलकर मार डाला। सर, एक और केस सामने आया है। एक औरत ने अपने पति को मारा और उसके टुकड़े करके मिक्सर में चलाकर पीस दिया। हे भगवान, ये क्या होता जा रहा है? अरे ऐसा कब तक चलेगा? सर, सिर्फ इतना ही नहीं, एक रिसर्च में सामने आया है कि अदालत में जितने भी दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा के केस पतियों के खिलाफ चल रहे हैं, उनमें से 90% केस झूठे हैं। उन पत्नियों ने अपने पतियों से एलिमोनी और मेंटेनेंस के पैसे ऐंठने के लिए उन्हें फंसा रखा है। दिन पर दिन केस बढ़ते जा रहे थे और इंस्पेक्टर शिंदे की चिंता भी। एक शाम सौरभ की कातिल मुस्कान जेल में बंद सो रही थी। तभी उसे भयानक सांस लेने की आवाजें सुनाई देने लगी। उसने आंखें खोली तो वो हैरान रह गई। उसने पाया वो जेल से बाहर घने जंगल में है। अरे, मैं यहाँ जेल से बाहर? तभी उसे जंगल की तरफ से कुछ आहटें सुनाई दी और 2 जटाओं ने निकलकर उसके हाथों को जकड़ लिया। अगले ही पल मुस्कान हवा में थी और सामने से काल पुरुष चलता हुआ आ रहा था। उसे देखकर मुस्कान के पैरों तले जमीन निकल गई। काल पुरुष ने अपने हथियार से एक ही वार उसकी गर्दन पर ऐसा किया कि मुस्कान की मौत हो गई। अगले दिन मुस्कान की लाश जंगल में पाई गई तो पूरे देश में सनसनी फैल गई। ये कैसे हो सकता है? काल पुरुष को तो हमने पकड़ लिया था। वो उसी समय कशिश के साथ जंगल पहुंचा तो उसने पाया कि गड्ढा खुदा हुआ था और मटकी टूटी हुई थी। हे भगवान, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने उस तांत्रिका को नहीं पकड़ा जिसकी वजह से वो काल पुरुष बना था। जरूर उसी ने काल पुरुष को फिर से आजाद कर दिया होगा। उसके बाद पूरे देश में हर वो औरत जो जेल में थी और अपने पति की कातिल थी, काल पुरुष ने उन सभी को एक एक करके मार डाला। इसके साथ ही उसने कई मर्दों को भी मारा जो अपनी पत्नियों को परेशान रखते थे और सच में उनके साथ मारपीट करते थे। तू जननी है, तू लक्ष्मी है, अर्धांगिनी है, तू ही बहन है, माँ है, तू ही बीवी है, भाभी है, तू घर को खुशियों से भर देने वाली भारतीय नारी है। तुझे अपने दायित्व को समझना होगा और अपनी गरिमा को बनाए रखना होगा, जिससे आने वाले समय में भी भारतीय नारी का नाम सम्मान से लिया जाए। लेकिन जो भारतीय नारी के रूप में अपनी सीमा लांघ रही है, जो खुद चलकर रावण के पास जा रही है, वो सावधान हो जाए, क्योंकि उनके कर्मों का हिसाब करने आ रहा है काल पुरुष, काल पुरुष, काल पुरुष।